Assalamu alaikum students, this is the part 2 of Punjab Sales Tax on Services Act 2012. Dear students, इस पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट डेफिनेशंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हम कुछ डेफिनेशंस जो इनिशियल थी उनको हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले पार्ट 1 देख लें ताकि इस पूरे एक्ट को अंडरस्टैंड करने में आपके लिए आसानी हो। और आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपनी। अब ये कंपनी क्या होती है उसको डिफाइन कर दिया गया है कि कौन कौन सी बॉडीज़ को, कौन कौन सी जो एसोसिएशंस हैं उनको कंपनी कहा जाएगा। जो फर्स्ट है वो अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट एक अलग एक्ट है, 2017 के अंदर ये आया था और उस एक्ट के अंदर कंपनी की एक डेफिनेशन दी गई है और वो वाली डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर भी यूज़ की जा सकती है। ठीक है जी। तो पहली बात ये है कि कंपनी की वो डेफिनेशन जो कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर दी गई है वही वाली डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर भी यूजेबल है। दूसरी डेफिनेशन क्या उन्होंने दी है जी, पार्ट बी, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय आर अंडर एनी लॉ। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है इस चीज़ को समझ लें ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। बॉडी कॉर्पोरेट बेसिकली कोई भी लीगल एंटिटी होती है, कोई भी लीगल फर्म या कोई भी लीगल कंपनी होती है, एंटिटी होती है जो अपने ऑनर्स और मेंबर्स से सेपरेट आइडेंटिटी रखती है। ठीक है, मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट जो है उसका कोई भी चीज़ उसके नाम पे ख़रीदी जा सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाई है और वो उसका ऑनर है। अगर उसने उस बिज़नेस के लिए, उस बॉडी कॉर्पोरेट के लिए कुछ ख़रीदना है, कुछ ज़मीन ख़रीदनी है या कुछ भी उसने बाई करना है तो वो क्या कर सकता है कि अपनी कंपनी के नाम पे परचेजेस कर सकता है। ठीक है जी। तो इस तरह क्या होगा कि उस ऑनर का या उसके कोई मेंबर या उसके मैनेजर का नाम नहीं आएगा बल्कि जो एग्रीमेंट होगा वो कंपनी के नाम पे होगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अपने ऑनर्स और अपने मैनेजर्स या मेंबर से अलग एक इसकी अपनी ही पहचान होती है बॉडी कॉर्पोरेट की। ठीक है जी। और ये किसी लॉ के तहत बनाई जाती है। तो दूसरी कंपनी, ये भी कंपनी की डेफिनेशन में आ गया कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी भी लॉ के तहत बनाई जाएगी उसको भी कंपनी कहा जाएगा। ठीक है जी। तो पहली डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2017 वाली। दूसरी डेफिनेशन कंपनी की क्या है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो भी कंपनी ही कहलाएगी जब वो किसी लॉ के तहत बनाई जाएगी। तीसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो अब मुदारबा। अब ये मुदारबा क्या होता है? ये मुदारबा जो है ये एक फाइनेंशियल टर्म है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पार्टनरशिप को कहते हैं मुदारबा, लेकिन ये एक इस्लामिक टर्म है। इसमें एक इन्वेस्टर होता है और एक जो है वो मैनेजर होता है। फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, एक बंदे के पास कैपिटल है, पैसा है, सरमाया है और दूसरा बंदा उसके पास कुछ स्किल्स हैं, वो उस कैपिटल को यूज़ करके कुछ प्रॉफिट कमा सकता है। तो इसमें वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक पार्टनरशिप करेंगे और किसी एक बिजनेस को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट कर लेंगे। अब उनके एग्रीमेंट जब मुदारबे वाला एग्रीमेंट होगा तो उसमें ये चीज़ तय होती है कि जब भी अगर उस बिज़नेस के आउटकम के तौर पे लॉसेस होते हैं तो जितने भी लॉसेस होते हैं वो सारे लॉसेस जिस बंदे का कैपिटल है, जो इन्वेस्टर है, जिसने पैसा लगाना है, वो बर्दाश्त करता है। जिस बंदे ने मैनेज करना था वो सारा बिजनेस, और वो अच्छा इसमें एक चीज़ और भी देखी जाती है कि जो मैनेजर है वो अपनी सारी एफर्ट्स, अपनी सारी स्किल्स लगा रहा है, उसके बावजूद भी किसी वजह से वो बिज़नेस जो है वो लॉस में चला गया है तो फिर वो लॉस कौन बेयर करेगा? इन्वेस्टर बेयर करेगा। मतलब ये कि जो मैनेजर होता है वो इस पार्टनरशिप के अंदर लॉसेस बेयर नहीं करता। और दूसरी बात, प्रॉफिट की अगर बात करें, उस बिज़नेस में प्रॉफिट होता है तो वो एक उन्होंने एक रेशो तय की हुई होती है, उस रेशो के तहत जो है वो प्रॉफिट डिवाइड होता है।
तो प्रॉफिट डिवाइड होता है मुदारबा पार्टनरशिप के अंदर, और जो लॉसेज हैं वो डिवाइड नहीं होते। वो कौन पे करता है? इन्वेस्टर पे करता है। ये बेसिकली एक इस्लामिक पार्टनरशिप है, ठीक है। तो ये मुदारबा वाली पार्टनरशिप जो है ये भी कंपनी की डेफिनेशन में आएगी, और जो भी कंपनी के ऊपर टैक्स लगेगा वो ही मुदारबा वाली जो पार्टनरशिप है उस पे लगेगा, ठीक है जी। तो एंड एनी अदर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो भी जो है वो कंपनी ही कहलाएगा। तो पहली बात क्या थी? कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 की डेफिनेशन के मुताबिक भी कंपनी कहलाएगी इस एक्ट के अंदर, और कोई भी बॉडी कॉरपोरेट होगी जो किसी भी लॉ के तहत बनाई गई है वो भी कंपनी होगी। कोई भी मुदारबा वाली पार्टनरशिप होगी तो वो भी कंपनी कहलाएगी, या फिर कोई भी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी कंपनी कहलाएगा, ठीक है जी। उसके बाद चौथी चीज़ जो है वो है बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। कोई भी ऐसी बॉडी जो बनाई गई है, कोई भी ऐसी फर्म या बॉडी कॉरपोरेट बना ली गई है जो पाकिस्तान से बाहर बनी है, पाकिस्तान में नहीं बनी, ठीक है। तो जब वो पाकिस्तान से बाहर बनी है, उसके लॉज भी उस पे पाकिस्तान से बाहर वाले कोई लागू हुए हैं, तो ये मैटर नहीं करता। अगर वो पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज दे रही है तो उसको कंपनी की डेफिनेशन के अंदर लिखा जाएगा, और उस पर कंपनी उसको ट्रीट भी एज अ कंपनी के तौर पे किया जाएगा। उस पे जो सेल्स टैक्स लगने हैं वो कंपनी वाले ही लगेंगे, ठीक है जी। तो इस चीज़ से हमें एक और बात पता चली कि कोई भी कंपनी अगर पाकिस्तान से चाहे बाहर से ऑपरेट कर रही होगी या फिर किसी फॉरेन लॉ के तहत बनाई गई है, वो कंपनी भी पाकिस्तान के अंदर क्या कहलाएगी? कंपनी ही कहलाएगी, और उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स लगाए जाएंगे जैसे बाकी कंपनियों पे लगाए जाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अ ट्रस्ट। कोई भी ट्रस्ट जैसा कि ईदी ट्रस्ट है या फिर कोई एनीवन, कोई भी ट्रस्ट है उसको भी कंपनी की डेफिनेशन के अंदर रखा जाता है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोई भी सोसाइटी है, फाइनेंस सोसाइटी, फाइनेंस कोई पैसे के लेन देन की सोसाइटी किसी ने बना ली है आपस में मिलके, और एनी अदर सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई आर अंडर एनी लॉ। किसी भी लॉ के तहत कोई भी सोसाइटी बनाई गई है, चाहे वो ट्रस्ट है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फाइनेंशियल सोसाइटी है, या फिर कोई भी एनी अदर सोसाइटी है जो कि किसी भी लॉ के तहत अगर बनाई गई है तो उसको कहेंगे जी कंपनी, उसको करार दिया जाएगा और उसको कंपनी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है जी अ फॉरेन एसोसिएशन। वही बात है कि पाकिस्तान से बाहर वाली कोई भी एसोसिएशन होगी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट, चाहे वो लीगल एंटिटी है, कॉरपोरेट है या नहीं है, विच द अथॉरिटी हैज़ बाई जर्नल और स्पेशल आर्डर, जिसको अथॉरिटी ने स्पेशल आर्डर के तहत डिक्लेयर टू बी अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कोई भी फॉरेन एसोसिएशन है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है, लीगल है, मतलब उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं या नहीं, अगर अथॉरिटी ने, अथॉरिटी कौन सी है? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने उस एसोसिएशन को, फॉरेन एसोसिएशन को स्पेशल आर्डर के थ्रू एक कंपनी डिक्लेयर कर दिया है, तो उसको भी एज अ कंपनी जो है वो इस एक्ट के लिए, इस एक्ट के पर्पज़ के लिए माना जाएगा और ट्रीट किया जाएगा। तो कंपनी के अंदर हमें पता चला कि कंपनी कोई भी कंपनीज एक्ट 2017 के तहत जो डिफाइन की गई है वो कंपनी होगी, बॉडी कॉरपोरेट होगी, मुदारबा पार्टनरशिप होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है, बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान वो भी कंपनी होगी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी या फिर कोई भी सोसाइटी जो किसी लॉ के तहत बनाई गई है वो भी कंपनी है। फॉरेन एसोसिएशन जिसको जो अथॉरिटी है डिक्लेयर कर देगी एक कंपनी, उसको भी एज अ कंपनी डिक्लेयर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि कंपनी के हवाले से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कंपनी मीन्स, इनमें से कोई एक चीज़ लिखी जा सकती है, ठीक है, या फिर वो इनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिख देता है, मुदारबा कंपनी में आता है या नहीं, बॉडी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में आउटसाइड पाकिस्तान आती है या नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी कहलाती हैं और इनको एज अ कंपनी ट्रीट किया जाता है।
तो नेक्स्ट डेफिनेशन है जी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मीन एनी कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। कोई भी एक कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम होगा जो अथॉरिटी के पास होगा, जैसा कि उनके पास जो डाटा है उसको कलेक्ट करने के लिए, उस डाटे को अपडेट अपग्रेडेशन करने के लिए कोई उनके पास जो है वो पूरा एक नेटवर्क सिस्टम होता है कंप्यूटराइज्ड, उसको कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क सिस्टम कहते हैं। इंक्लूडिंग इट्स डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन or updation to be used by the authority or any other office as may be notified by the authority for carrying out the purpose of the act। तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम होगा जिसके अंदर डाटा को अपग्रेड किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है और उस डाटे को जो है वो हैंडल किया जा रहा है, तो वो चाहे ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम खुद अथॉरिटी यूज़ करे या फिर वो किसी और को नोटिफाई कर दे कि ये जो इदारे हैं या ये लोग जो हैं ख़ास किस्म के उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी ज़्यादा अथॉरिटी दे देगी वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटराइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर डाटे को हैंडल किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है, अपडेट किया जाता है, डेवलप किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, तो इसको कंप्यूटराइज सिस्टम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट सरचार्ज क्या होता है? जुर्माना बराए ताख़ीर के एक फ़र्ज़ करें आपका जो ड्यू डेट थी वो थी 12 अप्रैल, ठीक है। आपने 12 अप्रैल को नहीं अपना बिल जमा करवाया या सेल्स टैक्स नहीं पे किया, तो 12 अप्रैल के बाद आपके ऊपर कोई ना कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगना चाहिए, जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि आपने ड्यू डेट को फॉलो नहीं किया। और वो जो एक्स्ट्रा जुर्माना, एक्स्ट्रा टैक्स लगा है आपके ऊपर, उसको कहते हैं जी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जुर्माना बराए ताख़ीर। जैसा कि आपने बिल्स में देखा होगा, एक ड्यू डेट की प्राइस होती है, एक आफ्टर ड्यू डेट की होती है। ड्यू डेट की जो फॉर एग्जांपल 2000 है तो आफ्टर ड्यू डेट की 2300 होती है। तो वो जो एक्स्ट्रा 300 लगाया जाता है वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज होता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी डिफ़ॉल्टर। जैसा कि नाम से जाहिर है, डिफ़ॉल्टर मीन्स अ पर्सन, ये एक ऐसा बंदा होता है। एंड इन केस ऑफ अ कंपनी और फर्म। अच्छा, ये डिफ़ॉल्टर एक बंदा भी हो सकता है, एक कंपनी भी डिफ़ॉल्टर हो सकती है, एक फर्म भी डिफ़ॉल्टर हो सकती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी डिफ़ॉल्टर हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि वो अपनी अलग आइडेंटिटी भी तो बॉडी कॉर्पोरेट रखती है, तो वो खुद भी डिफ़ॉल्टर हो सकती है। एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अच्छा, अगर कंपनी या फर्म की बात होगी, अगर अकेला बंदा है तो वो बंदा डिफ़ॉल्टर होगा। अगर कि कोई कंपनी है या फर्म है, उस सूरत में किसको डिफ़ॉल्टर करार दिया जाएगा, उसकी फिर उन्होंने आगे डिटेल बता दी है। कोई भी कंपनी या फर्म होगी तो एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का हर डायरेक्टर, अगर कंपनी डिफ़ॉल्टर है, डिफ़ॉल्टर का मतलब होता है जिस बंदे ने अपने ड्यूज़ जो है वो नहीं दिए, ठीक है जी। जो उसके वाजिबात थे वो उसने अदा नहीं किए, तो वो डिफ़ॉल्टर है। तो अगर कंपनी ने नहीं किए या फर्म ने नहीं किए, तो उस कंपनी या फर्म के जितने भी डायरेक्टर होंगे, पार्टनर होंगे जो कि शेयर लेते हैं उस कंपनी से और फर्म, एंड इंक्लूड गारंटर्स एंड सक्सेसर्स। गारंटर्स और सक्सेसर्स ये भी उसके अंदर शामिल है, ठीक है जी। हु फेल टू पे द अरियार्स ऑफ द टैक्स अंडर द एक्ट एंड द रूल्स। वही बात है, अरियार्स कहते हैं जी वाजिबात को जो उन्होंने देने थे लेकिन उन्होंने नहीं दिए। जब आपने टैक्स देना था और आपने नहीं दिया, तो उस सूरत में आपको, अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आपको डिफ़ॉल्टर कहा जाएगा। अगर आपकी कंपनी है, उसके जो वाजिबात है, या फर्म है उसने अपने वाजिबात पे नहीं किए, तो उस कंपनी या फर्म के जितने भी डायरेक्टर हैं या फिर पार्टनर हैं या गारंटर्स हैं या सक्सेसर्स हैं जिन्होंने वो टैक्स पे नहीं किया ड्यू डेट पे, तो वो सारे के सारे डिफ़ॉल्टर करार दे दिए जाते हैं, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑफिसर है जी डिप्टी कमिश्नर। इससे पहले हमने एडिशनल कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर पढ़ लिया, और अब नई एक पोस्ट है जी डिप्टी कमिश्नर, जिसको डीसी भी कहा जाता है, वो भी इस अथॉरिटी में होगा। मींस अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ द अथॉरिटी, तो इस अथॉरिटी के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर भी होगा। नेक्स्ट है जी डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट क्या होता है? इंक्लूड्स एनी इलेक्ट्रॉनिक डाटा। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट बेसिकली कोई ऐसे फाइल को कहते हैं जिसके ऊपर कोई डाटा लिखा हुआ होता है। अब ये डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है सॉफ्ट फॉर्म में, और जो है वो इसकी हार्ड कॉपी भी हो सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटे को भी डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम्स
जो ख़ास किस्म के अथॉरिटी के कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो अथॉरिटी के लिए डिज़ाइन किए गए हैं उनको भी डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। कंप्यूटर टेप्स, ठीक है, कंप्यूटर की टेप्स जैसे कि उसके अंदर सीडीज़ होती हैं या फिर कोई यूएसबी वगैरह है, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर अथॉरिटी का डाटा होगा। कंप्यूटर डिस्क हो गई, ठीक है, माइक्रोफिल्म्स आर एनी अदर मीडियम आर मोड फॉर द स्टोरेज आर कन्वेंस ऑफ सच डाटा। तो अथॉरिटी के डाटे के लिए कोई भी डिवाइस जिसके अंदर उसका डाटा स्टोर हो रहा है, चाहे वो कंप्यूटर डिस्क है, माइक्रोफिल्म है, कंप्यूटर टेप्स है या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स जिनके अंदर वो डाटा जो है वो हैंडल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा खुद जो है वो भी, ये सारी चीज़ें जो है ये ओवरऑल डॉक्यूमेंट कहलाती हैं। तो जहाँ पे भी इस एक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट वर्ड यूज़ होगा उससे मुराद इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी होंगे, कंप्यूटर टेप्स, कंप्यूटर डिस्क, कंप्यूटर माइक्रोफिल्म्स या फिर कोई भी ऐसा मीडियम जिसके अंदर एक अथॉरिटी जो ये PRA अथॉरिटी है इसका डाटा स्टोर होगा तो उसको डॉक्यूमेंट कहेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है ड्यू डेट। अब ये ड्यू डेट का तो आपको पता ही है कि ये एक मुकर्ररा डेट होती है जिस पे आपने जो है वो अपने टैक्स फाइल करवाने होते हैं, रिटर्न करने होते हैं। इन रिलेशन टू द फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर चैप्टर 6, अच्छा ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि चैप्टर 6 के अंदर जो है ना वो आपने कैसे अपने जो टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्सेस हैं वो रिटर्न करवाने, मतलब सबमिट कैसे करवाने, इसकी सारी डिटेल्स है वो आगे हम देखेंगे जाके। तो ये आपने एक मोटी सी बात याद रख लेनी है कि चैप्टर 6 के अंदर जो रिटर्न फाइल करनी है आपने, जो आपने सेल्स टैक्स रिटर्न मतलब गवर्नमेंट को सबमिट करवाना होता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। मीन्स द 15th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड। फॉर एग्जाम्पल एक साल गुजर गए हैं, पूरा एक टैक्स पीरियड 1 साल था, ठीक है, और उस 1 साल के गुजरने के बाद जून में आपने स्टार्ट किया तो जून से लेके जो आप दोबारा जो है वो पूरा एक साइकिल 1 साल का कंप्लीट करके आए तो 15 जून तक आपकी ड्यू डेट होगी, ठीक है। 15th डे वो कह रहे हैं कि उस मंथ की 15वीं डेट होगी वो ड्यू डेट होगी। आर सच अदर डेट एज अथॉरिटी में, या फिर अथॉरिटी के पास ये पावर्स हैं कि वो कोई और डेट भी उसको जो है वो डिफाइन कर सकती है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई and different dates may be so specified for furnishing different parts or annexes of the return। मतलब different लोगों के लिए या different services के लिए different dates जो है वो अथॉरिटी के पास ये पावर्स है कि वो असाइन कर सकती है। लेकिन जो ओवरऑल रूल है वो क्या है कि जो एक पूरा पीरियड है उस पीरियड के जो मंथ होगा, जिस मंथ से स्टार्ट हुआ है उस मंथ की 15 डेट जो होगी वो क्या होगी जी, ड्यू डेट करार दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, ये इकोनॉमिक वर्ड जहाँ पे भी आया इससे मुराद होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके नतीजे में कोई ना कोई जो है वो मनी जनरेट हो रही होगी, शैल हैव द मीनिंग गिविंग टू इट इन द सेक्शन 6। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे हम सेक्शन 6 के अंदर डिटेल से देखेंगे कि क्या होती है। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, पैसा जनरेट हो रहा है, कुछ लेन देन के मामलात हो रहे हैं, तो इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया है। उसके बाद आपने सेक्शन 6 याद रखना है जी, ये भी यहाँ से MCQs बना सकते हैं कि सेक्शन 6 के अंदर किस चीज़ की जो है वो डेफिनेशन दी गई है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है जी ई इंटरमीडियरी मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज ई इंटरमीडियरी अंडर द एक्ट। अब ये ई इंटरमीडियरी जहाँ पे भी वर्ड ई नज़र आता है ना, वहाँ से एक चीज़ तो हमें पता चलती है कि ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक टाइप चीज़ है। और इंटरमीडियरी का मतलब होता है कि आप को कोई हेल्पर है, जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क अथॉरिटी का हो रहा है, जो भी कंप्यूटराइज्ड वर्क हो रहा है, उसके लिए अगर अथॉरिटी किसी बंदे को कोई काम असाइन करती है उस इलेक्ट्रॉनिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उस बंदे को, उस पर्सन को कहा जाएगा ई इंटरमीडियरी। ठीक है जी, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक काम को करने के लिए अगर अथॉरिटी किसी को अपॉइंट करती है तो उस पर्सन को ई इंटरमीडियरी कहा जा सकता है।
उसके बाद है जी एग्जेम्प्ट सर्विस। एग्जेम्प्ट सर्विस टैक्स से मुस्तस्ना खिदमात। एग्जेम्प्ट जैसा कि आपको पता है कि ऐसी सर्विसेज जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट सर्विसेज उनको कहते हैं। अच्छा, ये जो एक्ट है ना, इसके एक्ट के एंड पे 2 स्केजुअल्स हैं। पहले स्केजुअल्स के अंदर सारी सर्विसेज बताई गई हैं कौन कौन सी होती है। दूसरे स्केजुअल के अंदर बताया गया कि किन किन सर्विसेज के ऊपर कौन कौन से टैक्स होंगे और उसकी परसेंटेज वगैरह सारी बताई गई हैं। ठीक है जी। अब ये एग्जेम्प्ट सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होंगी जिन पे टैक्स नहीं लगेगा। मीन्स द सर्विस विच इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अंडर सेक्शन 12। अब ये सेक्शन 12 के अंदर उसकी डिटेल जो है वो बताई जाएगी। तो आपने यहाँ पे जो टर्म एग्जेम्प्ट सर्विसेज है उसको याद रखना है कि ऐसी सर्विस, ऐसी खिदमात, ऐसी सर्विसेज एक्टिविटीज़ जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता उनको एग्जेम्प्ट सर्विसेज कहा जाता है। उसके बाद FBR है, जैसा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, इसी तरह एक और अथॉरिटी भी है जिसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है। मींस द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिश्ड अंडर द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 के अंदर आया था और इसके तहत क्या होता है कि फेडरल बोर्ड जो है वो जितनी भी गुड्स हैं उनके टैक्सेस को कलेक्ट करता है। ये एक अलग चीज़ है, वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे FBR से क्या मुराद है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर से मुराद कि ये जो पैसे का लेन देन करने का जो साल है, एक पूरा साल, वो क्या होता है। मींस द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई ऑफ अ ईयर। कोई भी साल है उसका जो 1 जुलाई है उससे ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है टू द 13th जून ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, मतलब ये एक पूरा सर्कल है। जून की 30 तारीख और 1 जुलाई, जून के आगे जुलाई होता है, तो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक ये जो सारा एक सर्कल है, पूरा एक साल है, इसको फाइनेंशियल ईयर करार दिया गया है। और ये आपने डेट याद रखनी है, 1 जुलाई ऑफ अ ईयर टू 13th जून ऑफ द फॉलोइंग ईयर। उसके बाद नेक्स्ट है जी फर्म। फर्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। कोई भी 5-6 लोगों ने मिलकर कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उन्होंने इस चीज़ पे एग्री किया है कि हम इस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको शेयर करेंगे, क्योंकि सब उस बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो कुछ कैपिटल लगा रहे हैं या फिर स्किल्स लगा रहे हैं, जो भी। कैरिड आउट ऑन ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है जी, मतलब कुछ लोगों ने जो मिल के बिजनेस किया होता है और उससे प्रॉफिट कमाना होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस बिजनेस को फर्म कहा जा सकता है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक और डेफिनेशन आई है जी गुड्स की। ये मैंने पार्ट 1 में भी आपको बता दी थी। इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी फिजिकल मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको गुड्स कहते हैं, जिसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। सर्विसेज को ट्रांसफ़र, ऑनरशिप उसकी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, ना ही वो मूवेबल होती हैं। अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। अच्छा, ये यहाँ पे एक एक्शनेबल क्लेम्स की बात आ गई है, जो कि मनी, स्टॉक, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं। अब ये मनी, स्टॉक, शेयर्स और सिक्योरिटीज़ जो हैं, इनके लिए एक अलग लॉ मौजूद है। ठीक है, इसलिए इसको गुड्स की जो डेफिनेशन है उससे अलग किया गया है। ठीक है, तो आपने ये एक याद रखनी है कि वो कह रहा है अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स मनी, स्टॉक, शेयर एंड सिक्योरिटीज़ बट डज नॉट इंक्लूड अ सर्विस डिफाइंड अंडर द एक्ट। ठीक है जी। अब ये गुड्स जो है वो सर्विसेज के अंदर नहीं आते, गुड्स के लिए अलग है। जो मैंने बताया अभी FBR या इस तरह के इदारे हैं वो उसके टैक्स लेते हैं। तो गुड्स जो है वो सर्विसेज वाले एक्ट के अंदर कहीं भी नहीं आएंगी, और गुड्स के अंदर मनी, स्टॉक और शेयर और सिक्योरिटीज़ वगैरह नहीं होती, उनके लिए एक अलग लॉ मौजूद है। ठीक है जी, गुड्स के लिए भी अलग लॉ मौजूद है, एक्ट मौजूद है। इसी तरह स्टॉक्स, शेयर्स और सिक्योरिटीज़, इनके लिए भी अलग एक जो है वो इनका सिस्टम भी अलग ही होता है ना। मतलब है कि सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए एक ब्रोकर होता है और इनकी फिर आप स्टॉक्स खरीदते हैं, वो एक अलग ही कहानी है। ठीक है, तो इसी तरह गुड्स अलग चीज़ है, उनका अलग लॉ है। इसी तरह एक्शनेबल क्लेम्स मनी, स्टॉक, शेयर और सिक्योरिटीज़ अलग चीज़ है, उनके लिए अलग लॉ है। और गुड्स जो है वो सर्विसेज के अंदर नहीं आती, इस एक्ट के अंदर कहीं भी उसको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, ये याद रखना है आपने।
उसके बाद गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जहाँ पे भी गवर्नमेंट का वर्ड इस्तेमाल होगा तो उससे मुराद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी। उसके बाद है जी इंटर बैंक रेट, द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड अमंग बैंक्स इन कराची यूज्ड एज अ बेंचमार्क। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि कराची का जो बैंक है, अच्छा ये इंटरेस्ट रेट अमंग बैंक्स इन कराची, जो कराची में जितने भी बैंक्स हैं वो आपस में एक ख़ास एक इंटरेस्ट जो है वो तय कर लेते हैं, जिसके तहत वो कर्ज़े जो है वो लैंड करते हैं या कर्ज़े लेने देने के मामलात करते हैं। ठीक है जी, तो उसको एक बेंचमार्क सेट किया गया है, इंटर बैंक रेट उसको सेट किया गया है कि कराची के बैंक्स जितने भी हैं वो जो आपस के अंदर रेट जो है वो ऑफ़र करते हैं इंटरेस्ट रेट, उसी रेट को जो है वो बेंचमार्क माना जाएगा। मींस द कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट प्रिवेलेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के हर चौथे महीने के अंदर ये काम किया जाता है। ख़ास इंटरेस्ट रेट इंटर बैंक कराची के अंदर सारे बैंक्स आपस में तय कर लेते हैं एक इंटरेस्ट रेट, और उसको इंटर बैंक रेट कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को हुआ, फिर 4 महीने बाद 1 अप्रैल को होगा, इसी तरह फिर 4 महीने बाद, तो इसकी 4 जो है वो क्वार्टर्स बन जाएंगे। ठीक है जी, तो इसमें आपने इंटर बैंक रेट ये याद रखना है कि जो आपस में जितने भी कराची के बैंक्स हैं उन्होंने एक इंटरेस्ट रेट तय किया होता है पैसे को लैंड करने के लिए, या फिर ये जो लोन्स वगैरह के मामलात हैं उसको बेंचमार्क जो है वो करार दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है जी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग एक फाइनेंस पैसे के रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन होता है, एक पहला तो है वो बैंक होता है, ठीक है, जो कि पैसे ले रहा है, दे रहा है, किसी को लोन देता है, किसी से लोन लेता है, इंटरेस्ट रेट कमा, तो इन सब एक्टिविटीज से वो क्या कर रहा होता है, इंटरेस्ट रेट के थ्रू पैसा कमा रहा होता है। फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बैंक तो नहीं होते, बैंक की डेफिनेशन में नहीं आते, लेकिन वो ये पैसे की लेन देन वो भी कर रहे होते हैं, वो भी किसी को कर्जे दे रहे होते हैं, किसी से कर्जे ले रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। इंक्लूड्स अ कंपनी लाइसेंस्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर कोई भी कंपनी जिसको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस दिया है टू कैरी आउट एनी वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अब ये जो नीचे बिजनेसेस दिए गए हैं, इन बिजनेसेस को परफॉर्म करने के लिए पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाइसेंस देती है कि वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे कोई भी पैसे जो है वो बिजनेसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये बिजनेसेस कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला बिजनेस है इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज, प्रोवाइडिंग लोन्स, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेसेस। कोई भी बंदा फॉर एग्जांपल है, वो बंदा क्या करता है कि उसको किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए, या फिर उसको प्रोजेक्ट कोई उसने जो है वो लॉन्च करना है, प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो वो एक ऐसी कंपनी जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और उस कंपनी ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस लिया हुआ है, उससे वो क्या करेगा, उस कंपनी से लोन्स जो है वो ले सकता है अपने प्रोजेक्ट के लिए और इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है जी, तो पहली इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज वाली कोई भी कंपनी होगी तो वो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, और उसके ऊपर जो है वो ये सेल्स टैक्स जो है वो लगेगा अलग से। ठीक है जी, तो एक तो बैंकिंग के ऊपर लगेगा, अगर नॉन बैंकिंग है तो उस पर भी लगेगा, वो आगे जाके हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि कितना लगेगा, कैसे लगेगा। उसके बाद कोई भी लीजिंग कंपनी है, लीजिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग एसेट्स लाइक मशीनरी व्हीकल्स थ्रू लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट क्या होता है, कि आप दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं जिसके अंदर एक ख़ास टाइम पीरियड को जो है वो तय कर लिया जाता है और पैसे भी तय कर लिए जाते हैं, और ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र बेसिकली नहीं की जाती। एक ख़ास टाइम के बाद आपने जो एसेट्स हैं या मशीनरी है या व्हीकल्स हैं वो वापस जो ओरिजिनल ऑनर है उसको करना होता है यूज़ करके, और उसका किराए के तौर पे ऐसे लेना होता है। ठीक है जी, तो कोई भी लीजिंग कंपनी है जो कि एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड है उसको नॉन फाइनेंशियल जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो करार दिया जाएगा, उसके तहत उसको ट्रीट किया जाएगा।
उसके बाद थर्ड है हाउसिंग फाइनेंस सर्विसेज, मतलब हाउसिंग के लिए जो फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कोई भी कंपनी या कोई भी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वो भी इसके अंदर शामिल है। प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर परचेज आर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, ठीक है, कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन या फिर लोन्स प्रोवाइड कर रही है किसी घर के ख़रीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ऐसी कंपनी को भी जो है वो क्या करार दिया जाएगा जी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसको उसी में ट्रीट किया जाएगा। तो पहला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज थी, फिर लीजिंग है, फिर हाउसिंग फाइनेंस सर्विसेज है, फिर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अब ये वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? फंडिंग स्टार्टअप्स आर हाई रिस्क प्रोजेक्ट विद ग्रोथ पोटेंशियल। तो आप कोई भी ऐसे स्टार्टअप्स हैं, कोई भी नया बिजनेस कर रहा है या फिर हाई रिस्क प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल जिसकी मौजूद है उसको आप फंडिंग कर दें, पैसे दे दें, लोन दे दें, कोई भी ऐसी कंपनी होगी तो वो भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद डिस्काउंटिंग सर्विसेज। डिस्काउंटिंग बेसिकली क्या होता है कि आप किसी को पैसे मिलने हैं फॉर एग्जांपल 30 तारीख को, और वो आज लेना चाहता है 18 तारीख को, ठीक है, तो 18 तारीख को लेने का मतलब ये होगा कि आप उस किसी कंपनी के पास चले जाएंगे, उस कंपनी को कहेंगे कि मुझे जो पे है वो 30 तारीख को मिलनी है, आप ऐसा करें कि वो पे आप 30 तारीख को ले लीजिएगा, और वो पे फॉर एग्जांपल 30,000 थी, आप आज मुझे 25,000 दे दें, और मतलब 30 तारीख को जो 30,000 होगा वो आप रख लीजिएगा। इस तरह क्या होता है, उस कंपनी को 5,000 रुपये बच जाता है, और इस बंदे को जिसको ज़रूरत थी पैसे की, वो 10, 15, 20 दिन पहले क्या कर सकता है, अपनी एडवांस जो है वो ले सकता है, पेमेंट ले सकता है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा डिस्काउंटिंग सर्विसेज क्या होती है। परचेजिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे आप वो क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, ऑफरिंग एडवाइस ऑन सिक्योरिटीज़। जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उस पर कोई बंदा एडवाइस पेश कर रहा है, कोई रिकमेंडेशन दे रहा है, सर्विसेज ऐसी दे रहा है। पोर्टफोलियोज और फाइनेंशियल प्लानिंग, कोई भी पोर्टफोलियो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ये सारी भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, मैनेजिंग म्यूचुअल फंड्स, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, पेंशन फंड्स या पेंशन फंड्स के लिए, और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, ये भी उसके अंदर शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट है एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस, इसके अलावा कोई भी और बिजनेस विच द फेडरल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। अच्छा, ये तो उन्होंने बिजनेसेस बता दिए हैं ना, ये वाले जो हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी ऐसे बिजनेस को समझेगी जो इस कैटेगरी में आता है, तो वो टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट के अंदर उस बिजनेस को नोटिफाई कर देगी, और फिर उसको भी इसी के तहत ट्रीट किया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी, मीन्स एनी ऑफिसर ऑफ अथॉरिटी। ये जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, इसका कोई भी ऑफिसर है तो उसको ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी भी कहा जा सकता है। और इस एक्ट के अंदर जहाँ पे भी वर्ड ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी आएगा तो आपने ये समझ जाना है कि जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है इसका कोई ऑफिसर, किसी ऑफिसर की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है ओपन मार्केट प्राइस, शैल हैव द मीनिंग एज गिवन टू इट इन सेक्शन 8। सेक्शन 8 आगे जाके हम देखेंगे, उसके अंदर जो है वो ओपन मार्केट प्राइस जो है उसकी डेफिनेशन भी होगी, उसका जो मीनिंग भी होगा, सारा कुछ होगा, वो हम देखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी पर्सन। पर्सन एक आदमी को भी कहते हैं, लेकिन इस एक्ट के अंदर जहाँ पे भी वर्ड पर्सन इस्तेमाल होगा उससे मुराद पहली चीज़ तो होगी एक इंडिविजुअल, ठीक है, एक ही बंदा है उसको भी पर्सन कह सकते हैं। दूसरी चीज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, कि कोई भी पर्सनस 5-6 लोग मिल जाएंगे उसको भी पर्सन भी कहा जा सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड चीज़ है अ कंपनी, एक कंपनी को भी एक पर्सन कहा जा सकता है, ठीक है। इस एक्ट के तहत जहाँ पे भी वर्ड पर्सन आएगा उसमें पहला मतलब होगा इंडिविजुअल, उसके बाद एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स वर्ड आ सकता है, कोई भी कंपनी है उसको भी पर्सन कहा जा सकता है। ये कॉन्टेक्स्ट के एतबार से आपको समझ आती जाएगी आगे जब हम पढ़ेंगे ना।
उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट है, कोई भी लोकल अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट ये भी इसके अंदर शामिल है पर्सन की डेफिनेशन में। अ फॉरेन गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ों को कहीं पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो पर्सन कहा जा सकता है, ठीक है जी। फिर इसकी थोड़ी सी उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है। द यूज ऑफ द वर्ड ही, एक तो पर्सन है और एक ही है। ही वर्ड जो है इन द एक्ट शैल बी टेकन टू रेफर टू एनी आर ऑल मेंशन्ड फ्रॉम ए टू एफ। ये जो सारे हैं, कंपनी है, फाइनेंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इन सब के लिए पर्सन का वर्ड या फिर ही का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो जैसे हम प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं ना, एक कंपनी की बात हो रही थी, होते होते आगे उसी कंपनी के लिए ही का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंपनी की बजाय, ठीक है जी। तो ये उन्होंने ज़रा एक्सप्लेन कर दिया बात को कि जहाँ पे ही का वर्ड होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, इन सारी चीज़ों को आप ही भी कह सकते हैं। कंपनी को फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही थी, चौथे पाँचवें जुमले में वो जाके बार बार फेडरल गवर्नमेंट नहीं लिख रहा, ही लिख देता है, तो फिर भी उससे फेडरल गवर्नमेंट ही मुराद होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस से मुराद है कि आपका बिजनेस किस जगह पर मौजूद है। मींस दैट अ पर्सन, कोई भी पर्सन है, ओन्स, जिसके पास जगह है, रेंट्स या उसने रेंट पे ली हुई है, शेयर्स या किसी के साथ शेयर की हुई है, और एनी अदर मैनर ऑक्यूपाइज अ स्पेस इन द पंजाब फ्रॉम वेयर ही कैरेज ऑन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेदर होली और पार्शली, ठीक है जी। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगी कि कोई भी एक बंदा है जिसके अपना कोई जगह होगी, किसी से रेंट पे ली हुई है या किसी के साथ शेयर कर रहा है, और वो उस जगह को, पंजाब के अंदर वो जगह मौजूद है और वहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई लेन देन का बिजनेस कर रहा है, चाहे वो पूरी पंजाब के अंदर है या फिर उसका कुछ हिस्सा पंजाब के अंदर होगा, या फिर वो क्या कर रहा है, उस पंजाब के अंदर जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो पूरी पंजाब के अंदर कर रहा है, या कुछ उस बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज़ पंजाब में उस जगह पे कर रहा है या उससे बाहर, तो उस जगह को प्लेस ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद बी पार्ट है इसका कि थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन है। कैरीज ऑन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेन देन का जो कारोबार है वो करता है, होली और पार्शली आइदर थ्रू एनी अदर पर्सन, चाहे वो खुद कर रहा है या फिर किसी और बंदे के थ्रू करवा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदे की जगह है लेकिन उस जगह पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी खुद नहीं करता, कुछ बंदे रख लेता है, मैनेजर रख लेता है, उनके थ्रू करवा रहा है, या फिर कोई एजेंट है, एसोसिएट है, फ्रेंचाइज दे देता है, ब्रांच दे देता है, और अदरवाइज इन पंजाब आर थ्रू वर्चुअल प्रेजेंस आर अ वेबसाइट आर अ वेब पोर्टल आर थ्रू एनी अदर फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स बाई वाट एवर नेम कार्ड आर क्रिएटेड। तो ये उन्होंने आगे दे दी है कि अगर कोई वर्चुअल प्रेजेंस भी है तो उसको भी क्या कहा जाएगा, बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस कहा जाएगा। ई कॉमर्स का बिजनेस है जो पंजाब के अंदर हो रहा है, ठीक है, उसको भी क्या कहा जाएगा, कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसको भी प्लेस ऑफ बिजनेस कहा जाएगा जो पंजाब के अंदर हो रहा होगा, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। प्रेस्क्राइब्ड जहाँ पे भी वर्ड होगा उसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड लॉज ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर मींस द नंबर एलोकेटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। अब क्या होगा कि इस एक्ट के लिए कुछ लोग अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट उनको एक नंबर असाइन करेगी जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है कि जो भी पर्सन्स इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे वो हम देखेंगे कैसे होंगे, और उनको एक नंबर एलोकेट किया जाएगा जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन, जो बंदा रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको रजिस्टर्ड पर्सन भी कहते हैं। अब इसकी डिटेल क्या है, मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड आर इज लाएबल टू बी रजिस्टर्ड। एक ऐसा बंदा जो रजिस्टर्ड हो गया है या अभी रजिस्टर नहीं हुआ लेकिन वो इस एलिजिबल है, लाएबल है कि उसको रजिस्टर होना चाहिए अंडर द एक्ट, बट द पर्सन लाएबल टू बी रजिस्टर्ड एंड हैज़ नॉट रजिस्टर्ड। अब ये आपने याद रखना है कि रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन भी आता है और लाएबल टू रजिस्टर पर्सन भी आता है, दोनों आते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक और बात उन्होंने बता दी है, पर्सन जो लाएबल है, एक तो रजिस्टर्ड है उसने खुद को रजिस्टर करवा लिया, लेकिन एक लायबल है जिसने अभी करवाना है, जो एलिजिबल भी है, करवाना चाहिए खुद को रजिस्टर, खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाया,
एंड हैज़ नॉट रजिस्टर्ड शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट अवेलेबल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो लायबल रजिस्टर्ड जो है उसको वो वाले बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं देगी जो एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। रजिस्टर्ड पर्सन दो किस्म के होते हैं, एक रजिस्टर्ड और एक लायबल रजिस्टर्ड। तो लायबल रजिस्टर्ड को वो वाले जो है वो पर्क्स नहीं गवर्नमेंट देती जो कि रजिस्टर्ड पर्सन को दिए जाते हैं। अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर रूल्स, इस एक्ट के तहत जो दिए जाएंगे उसको फायदे दिए जाएंगे वो एक लायबल पर्सन को नहीं देते। ठीक है जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट डेफिनेशन रिटर्न। रिटर्न मीन्स एनी रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर चैप्टर 6 ऑफ द एक्ट। मैंने बताया ना कि ये जो आपने सेल्स टैक्स जमा करवाना है गवर्नमेंट को उसको कहते हैं रिटर्न, और इसकी डिटेल चैप्टर 6 के अंदर आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी रेजिडेंट। रेजिडेंट कहते हैं रिहायशी को। रेजिडेंट मीन्स एन इंडिविजुअल हु इन अ फाइनेंशियल ईयर, रेजिडेंट से मुराद ऐसा बंदा है जो एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर क्या मैंने बताया था कि जो 1 जुलाई से लेके नेक्स्ट ईयर के 13 जून तक जो पीरियड है उसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो ऐसा बंदा जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसके पास कोई जगह है बिजनेस करने की, होल और पार्ट देयर ऑफ इन द पंजाब, जिसके पास एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर बिजनेस करने की जगह है सारी या उसका कुछ हिस्सा पंजाब के अंदर, इन एनी मोड स्टाइल और मैनर, किसी भी तरीके से। ठीक है, चाहे उसने फिजिकली जगह खरीदी हुई है या फिर वो पंजाब के अंदर अपना बिजनेस कर रहा है ई कॉमर्स के ज़रिए, वेबसाइट्स बना के, किसी भी मैनर या किसी भी स्टाइल में उसका बिजनेस का कोई भी हिस्सा पंजाब के अंदर आएगा तो उसको पंजाब का रेजिडेंट करार दिया जाएगा। ठीक है जी, फाइनेंशियल ईयर के अंदर। दूसरी चीज़ है हिज परमानेंट एड्रेस। उसका परमानेंट एड्रेस देखा जाएगा एज लिस्टेड इन द इंडिविजुअल्स नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। आईडी कार्ड के ऊपर अगर उसका परमानेंट एड्रेस पंजाब के अंदर है तो उसको पंजाब का रेजिडेंट करार दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इन द पंजाब आर अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ आर टू प्रोवाइड सर्विस ऑन हिज बिहाफ इन द पंजाब, या फिर उसका कोई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो उसकी सर्विसेज उसके बिहाफ पे पंजाब के अंदर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको भी जो है वो रेजिडेंट करार दिया जाएगा। ठीक है जी, मकामी करार दिया जाएगा। उसके बाद इसकी फर्दर वो बी पार्ट है एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर अ कंपनी विच इन फाइनेंशियल ईयर हैज़। अच्छा, ये तो एक सिंगल इंडिविजुअल की बात उन्होंने की कि जिसका कोई भी बिजनेस का हिस्सा किसी भी स्टाइल मोड के अंदर पंजाब के अंदर होगा उसको भी रेजिडेंट कहा जाएगा, जिसका परमानेंट एड्रेस होगा उसको भी रेजिडेंट, या फिर जो किसी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा किसी का और वो पंजाब के अंदर बिजनेस परफॉर्म कर रहा होगा तो उसको भी वो क्या करार दिया गया जी, रेजिडेंट करार दिया गया। अगर बात हो किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की या कंपनी की, ठीक है, तो फिर क्या होगा इन अ फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो जो कंपनी है इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन द पंजाब, उस कंपनी का या उस फर्म का जो ऑफिस है वो पंजाब के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आर इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर उस कंपनी की प्लेस जो है जहाँ पे वो कंपनी मौजूद है, होल और पार्ट देयर ऑफ इन द पंजाब आर एनी मोड स्टाइल और मैनर। वही बात है कि वो जो कंपनी है अगर वो पंजाब के अंदर है किसी भी स्टाइल मोड या मैनर के अंदर, पंजाब के अंदर उसका कुछ हिस्सा भी अगर मौजूद है तो वो पंजाब में ही काउंट होगी और उस पे जो है वो उसको रेजिडेंट पंजाब का कहा जाएगा और उसको पंजाब के इस कानून के तहत लाया जाएगा, इस सेल्स टैक्स उससे रिसीव किए जाएंगे। थर्ड है अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट ऑन इट्स बिहाफ और टू प्रोवाइड सर्विस ऑन इट्स बिहाफ इन द पंजाब, या फिर उसका कोई भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो उसके बिहाफ पे पंजाब के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा तो उस बंदे को और उस कंपनी दोनों को रेजिडेंट ऑफ पंजाब करार दिया जाएगा और उस पे पंजाब वाला ये लॉ जो है, ये जो पंजाब सेल्स एक्ट है उस पे लगेगा। The control or management of the affairs of the association of person is situated in the Punjab at any time during the financial year। फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो मैनेजमेंट है या अफेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो पंजाब के अंदर अगर सिचुएट होगी, पंजाब के अंदर पाई जा रही है,
किसी भी फाइनेंशियल ईयर के टाइम के दौरान, तो उस दौरान उसको क्या करार दिया जाएगा जी, रेजिडेंट ऑफ पंजाब करार दिया जाएगा। नेक्स्ट है 36 रूल्स। रूल्स मीन द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जितने भी ये जो रूल्स हम पढ़ेंगे उन सब रूल्स को जो है वो रूल्स करार दिए। मतलब रूल्स की वर्ड जहाँ पे भी आए तो उससे मुराद इस एक्ट के रूल होंगे, ठीक है, किसी और एक्ट के नहीं होंगे। स्केजुअल मीन्स अ स्केजुअल अपेंडेड टू दिस एक्ट। और इस एक्ट का स्केजुअल जो है वो वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। मैंने बताया ना 2 स्केजुअल हैं, तो वो स्केजुअल से मुराद वो होगा। उसके बाद 38 है सर्विस आर सर्विसेज। हमने गुड्स पढ़ ली। अब सेकंड डेफिनेशन जो सर्विसेज है वो देखेंगे। मैंने ये पार्ट 1 के अंदर भी इसको डिटेल से बताया आपको कि ऐसी चीज़ होती है जिसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। सर्विसेज आप ख़रीदते हैं, उससे अपनी सेटिस्फेक्शन लेते हैं, यूटिलाइजेशन उससे होती है, यूटिलिटी अपनी जो है वो आप हासिल कर लेते हैं, लेकिन उन सर्विसेज की ऑनरशिप आपको नहीं दी जाती। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे बाल कटवाने जाते हैं तो आप उस बार्बर को पैसे दे के अपने बाल तो कटवा लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते कि क्योंकि मैंने आपको 200 रुपये दिए हैं तो अब मैंने आपके हाथ भी ख़रीद लिए या आपके औजार कैंची भी ख़रीद ली है, ठीक है। तो ये सर्विसेज होती हैं जिनकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, जस्ट आप उससे अपना फ़ायदा ले लेते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन ले लेते हैं। इसी तरह मैंने बताया था कि कोई भी आप कहीं पे अपनी सिटी से बाहर जाते हैं और होटल बुक करते हैं, वहाँ पे एक कमरा जो है वो अपना बुकिंग करते हैं, उसके अंदर 2-3 दिन रहते हैं और उस कमरे की कोई ना कोई पेमेंट 4-5 हज़ार उस ऑनर को पे करते हैं, तो आपको वो सिर्फ सर्विसेज उस कमरे की, उसके कमरे के अंदर रहने के पैसे आपने दिए, वो कमरा आपने नहीं ख़रीद लिया, उस कमरे की ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र नहीं हो गई, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन जितना आपको चाहिए था वो आपको प्रोवाइड हुआ है, तो इसको सर्विसेज कहते हैं। सर्विसेज मीन एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड्स। गुड्स नहीं होंगी। आर प्रोवाइडिंग ऑफ विच इज़ नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर जिसको प्रोवाइड करना सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा। एंड शेल इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द सर्विसेज लिस्टेड इन द फर्स्ट स्केजुअल। और फर्स्ट स्केजुअल के अंदर सर्विसेज की सारी जो एक लिस्ट है वो प्रोवाइड की गई है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने बता दी है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट स्केजुअल के अंदर सर्विसेज हैं वही इसके अंदर काउंट होंगी, उसके अलावा भी अगर कोई सर्विस है तो वो भी इसके अंदर काउंट की जा सकती है। आगे एक्सप्लेनेशन है, अ सर्विस शैल रिमेन एंड कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज अ सर्विस रिगार्डलेस वेदर आर नॉट रेंडरिंग देयर ऑफ इन्वॉल्व्स एनी यूज, सप्लाई, disposition or consumption of any goods either as an essential or as an incidental aspect of such rendering। मतलब सर्विसेज को सर्विसेज ही कहा जाएगा जब तक वो सप्लाई होती रहेंगी, यूज़ होती रहेंगी और उसको जो है वो पेश किया जाता रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद शॉर्ट पेड। शॉर्ट पेड क्या होता है? मीन्स वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन पेज एन अमाउंट ऑफ टैक्स लेस देन द टैक्स ड्यू owing to miscalculation or incorrect assessment of the tax amount due for the tax period। मतलब ये शॉर्ट पेड का मतलब होता है कि किसी मिसकैलकुलेशन की वजह से या इनकरेक्ट असेसमेंट की वजह से कोई बंदा अपने असल टैक्स से कम अमाउंट पे करता है ड्यू डेट के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना उसका टैक्स बनता था, तो उसको कहेंगे शॉर्ट पेड, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है सिमिलर सर्विस। सिमिलर सर्विस मीन्स एनी अदर सर्विस विच इज़ द सेम एज आर क्लोजली रिजेंबल्स विद। मतलब जो सर्विसेज आपस में रिजेंबल करती होंगी, मिलती होंगी, उनको सिमिलर सर्विसेज कहते हैं। द अदर सर्विस इन द करेक्टर, क्वालिटी, क्वांटिटी। अच्छा, ये सर्विसेज कैसे मैच हो रही होंगी, कैसे सिमिलर होंगी? करैक्टर में सिमिलर हो सकती हैं, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, फंक्शनैलिटी में, मटेरियल में या रेपुटेशन में। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर 2 सर्विसेज की आपस में मैच हो रही हैं तो उनको सिमिलर सर्विसेज भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये बेसिकली होता ही है कि फॉर एग्जांपल एक सर्विस है, उसका डिस्कशन इस एक्ट के अंदर किया गया है और दूसरी सर्विसेज भी उसके साथ मिलती जुलती है। जैसा कि मैंने बार्बर की एग्जांपल दी, तो बार्बर की एग्जांपल में सिर्फ आप बाल कटवाने नहीं जाते, वहाँ पे आप कोई और फेशियल वगैरह करवा लेते हैं या फिर वो बार्बर आपको दबा देता है। इस तरह की कोई सर्विसेज हैं जो उससे रिलेटेड हैं, जिनकी करैक्टर मिलता है, क्वालिटी मिलती है, क्वांटिटी मिलती है, फंक्शनैलिटी मिलती है, मटेरियल या रेपुटेशन, कोई भी चीज़ आपस में मैच हो रही है तो उनको सिमिलर सर्विसेज कहा जा सकता है।
उसके बाद है स्पेशल जज। स्पेशल जज मीन अ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 42 अभी सेक्शन आगे हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। उसके अंदर एक स्पेशल जज अपॉइंट किया गया है जो इस अथॉरिटी के कुछ फैसले करेगा, तो उसको स्पेशल जज कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेशल जज किस सेक्शन के, अच्छा ये जो सेक्शंस आपकी डेफिनेशन के अंदर बताए जाते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनको आप कम अज़ कम याद रखा करें कि सेक्शन 42 के अंदर क्या है, स्पेशल जज का जिक्र किया गया है। उसके बाद इसका ही एक सब सेक्शन है स्टैंडर्ड रेट मींस 16%। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट आपसे पूछा जा सकता है कि सेल्स एक्ट के अंदर स्टैंडर्ड रेट क्या है। ठीक है, एक जो स्टैंडर्ड बना दिया जाता है ना कि ये एक स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड रेट जो है वो 16% है, 16% है, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट है जी टैक्स। टैक्स मीन्स एंड इंक्लूड्स, टैक्स का मतलब क्या है जी, द टैक्स, एडिशनल टैक्स। टैक्स का वर्ड जहाँ पे भी आएगा उससे एक तो मुराद है टैक्स और दूसरा मुराद है एडिशनल टैक्स। आर डिफॉल्ट सरचार्ज, जैसा कि मैंने डिफॉल्ट सरचार्ज की आपको बताया, जो एक्स्ट्रा आपने पेमेंट करनी होती है जो आपने ड्यू डेट पे नहीं की। उसके बाद लेविड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत टैक्स, एडिशनल टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्ज तीनों चीज़ें जो है वो टैक्स ही कहलाती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी टैक्स वर्ड आएगा उसके अंदर इंक्लूड होगा टैक्स, एडिशनल टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्ज। उसके बाद अ फाइन, पेनल्टी आर फी इम्पोज्ड आर चार्ज अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत कोई भी फाइन लिया जाता है, पेनल्टी ली जाती है, आपने मतलब आपको सज़ा के तौर पे कुछ रकम ली जाती है, या फ़ी आपके ऊपर कोई जो है वो फीस इम्पोज करके उसको चार्ज किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को भी टैक्स की डेफिनेशन के अंदर काउंट किया जाएगा। तो आपने याद रखना है टैक्स की डेफिनेशन में टैक्स आता है, एडिशनल टैक्स आता है, डिफॉल्ट सरचार्ज आता है, फाइन, पेनल्टी, फी इम्पोज, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद तीसरी चीज़, एनी अदर सम पेएबल आर रिसीवेबल अंडर दिस एक्ट आर रूल्स, इस एक्ट के रूल्स या इस एक्ट के तहत जो भी पैसे रिसीवेबल हैं या पेएबल हैं, जो भी आपने लेने हैं या देने हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारे पैसे जो हैं उनको भी टैक्स की डेफिनेशन में आप काउंट करेंगे। तो ये एमसीक्यूज बन सकता है कि टैक्स की डेफिनेशन में एडिशनल टैक्स आता है या नहीं, पेनल्टी को ऐड किया जा सकता है या नहीं, उसके बाद अदर सम पेएबल आर रिसीवेबल वो टैक्स की डेफिनेशन में काउंट होता है। तो ये आपने याद रखना है कि ये सारी चीज़ें टैक्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड हैं। उसके बाद है जी टैक्स पेयर। टैक्स पेयर जैसा कि नाम से जाहिर है ऐसा बंदा होगा, मींस एनी पर्सन हु इन द कोर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की है, सर्विस दी है या सर्विस ली है, प्रोवाइड्स टैक्सेबल सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, के अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी के दौरान ऐसी सर्विसेज को परफॉर्म किया है जिन पे टैक्स लगता था। ठीक है, मैंने बताया ना कि स्केड्यूल 1 में सारी सर्विसेज बताई गई हैं और स्केड्यूल 2 के अंदर बताया गया है कि कौन कौन सी सर्विसेज पे कितना कितना टैक्स लगेगा। अगर कोई भी बंदा जो टैक्स कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है जो कि टैक्सेबल सर्विसेज के अंदर शुमार है, तो ऐसे बंदे को टैक्स पेयर कहेंगे, मतलब जो बंदा टैक्स देता है, सिंपल वर्ड्स ये है। उसके बाद है टैक्स फ्रॉड। टैक्स फ्रॉड मींस नोइंगली, ये जो टैक्स फ्रॉड का वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होगा कि कोई बंदा जानबूझ के डिसऑनेस्टली या फिर वो डिसऑनेस्ट बेईमानी से और फ्रॉडुलेंटली फ्रॉड करके एंड विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज, या फिर जिसके पास कोई कानूनी जो है वो एक्सक्यूज ना हो, जानबूझ के डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली क्या करे, डूइंग ऑफ एनी एक्ट और काजिंग टू डू एनी एक्ट, वो खुद कोई ऐसा काम करता है या फिर उसकी वजह से कोई ऐसा काम हो जाता है, और ओमिटिंग या फिर उसकी कुछ ड्यूटी थी, उसने कुछ करना था जिससे क्या होता कोई फ़ायदा हो सकता था, सर्विस आ सकती थी, लेकिन उसने ओमिट कर दिया, मतलब उसने वो काम नहीं किया। टू टेक एनी एक्शन आर काजिंग द ओमिशन ऑफ एनी एक्शन, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, या फिर कोई बंदा ऐसी टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड अंडर, और उसने खुद को रजिस्टर नहीं करवाया, तो उसको भी टैक्स फ्रॉड के अंदर लाया जाएगा। ठीक है जी।
तो हमने ये याद रखना है कि टैक्स फ्रॉड के अंदर कोई भी बंदा जानबूझकर डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली कोई भी काम करता है या फिर उसने कोई ऐसा एक्शन किया है जिसकी वजह से कोई ऐसा काम हो जाता है, या फिर जो काम उसने जो उसकी ड्यूटी थी उसको ओमिट कर देता है, उसको छोड़ देता है, या फिर ओमिशन की वजह से कोई ऐसा काम हो जाता है जो, या फिर इसमें इंक्लूड है टैक्सेबल सर्विसेज विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। इस एक्ट के तहत टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद फाल्सीफाइंग और काजिंग फाल्सिफिकेशन ऑफ टैक्स इनवाइसेस, या फिर वो टैक्स इनवाइसेस ही गलत बनाता है, उसके अंदर खुर्द बुर्द करने की कोशिश करता है, गड़बड़ करने की कोशिश करता है, और अदर टैक्स डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड जो, या फिर वो क्या करता है कि इनवाइसेस के अंदर या फिर टैक्स डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स जो है उसके अंदर कोई जो है वो फाल्सिफिकेशन गलत पेश करता है गवर्नमेंट को, या फिर उसके अंदर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है, तो उसको भी टैक्स फ्रॉड के ज़ुमरे के अंदर लाया जाएगा। और उसको कैसे डील किया जाएगा ये आगे हम टैक्स के अंदर इस एक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि अच्छा बेसिकली होता क्या है कि ये जो टैक्स होता है ना, जब भी एक कस्टमर कोई सर्विस लेता है तो उस कस्टमर से जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो अपनी पैसे भी लेता है और टैक्स भी गवर्नमेंट का ले लेता है। फिर उसने जो गवर्नमेंट का टैक्स लिया होता है वो उसने सबमिट करवाना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है कि अगर फाल्सिफिकेशन इनवाइसेस के अंदर कर लेता है, मतलब कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से क्या है कि उसका वो जो गवर्नमेंट है उसके टैक्स में अंदर कोई इशू आ जाता है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड के अंदर गड़बड़ करके वो पैसे खुद बचाने की कोशिश करेगा, तो उसको टैक्स फ्रॉड के अंदर शुमार किया जाएगा। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है जी। और इसमें ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया कि ये टैक्स जो है वो कस्टमर पे करके जाता है जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको, और उस सर्विस प्रोवाइडर का ये काम होता है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स रिटर्न करवाए। Acting in contravention of the duties or obligations imposed under the act or rules or instructions issued thereunder। अच्छा, अगर कोई बंदा कोई क्या करता है जिसकी जो ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशंस थी उससे हट के कोई काम करता है, या जो उसकी ड्यूटी नहीं थी वो करना शुरू कर देता है, तो ऐसे बंदे को भी टैक्स फ्रॉड के अंदर शुमार कर दिया जाएगा। With the intention of understating or suppressing the tax liability or underpaying आर नॉट पेइंग द टैक्स लाइबिलिटी, तो कोई भी बंदा जो है वो इस इंटेंशन के साथ कि वो टैक्स लाइबिलिटी को पे नहीं करता या फिर टैक्स लाइबिलिटी को थोड़ा पे करने की कोशिश करता है, तो वो भी क्या है जी, टैक्स फ्रॉड कर रहा है। तो टैक्स के अंदर जितनी भी खुर्द बुर्द होगी, कोई मसला क्रिएट करने को बंदा कोशिश करेगा, तो वो टैक्स फ्रॉड है, ये सिंपल वर्ड्स में। उसके बाद नेक्स्ट है जी टैक्स पीरियड। Tax period mean a period of 1 month or such other period as authority may by notification in the official gazette specify। अब ये टैक्स पीरियड आपने याद रखना है। टैक्स पीरियड क्या होता है? 1 मंथ का जो है वो पीरियड होता है, 1 महीना होता है, उसको कहते हैं जी टैक्स पीरियड, ठीक है। और सच अदर पीरियड, या फिर गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, नोटिफिकेशन अथॉरिटी जो है वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में पेश करके वहाँ पे इसको 2 मंथ भी कर सकती है, 1.5 मंथ भी कर सकती है। तो ये टैक्स पीरियड का ड्यूरेशन जो है वो चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो जर्नल है वो कितना है, 1 मंथ का है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। वो आपसे पूछ सकता है कि टैक्स पीरियड कितने मंथ का होता है, 1 मंथ का। उसके बाद एक और चीज़ इसके साथ कंफ्यूज की जा सकती है, वो है फाइनेंशियल पीरियड। फाइनेंशियल पीरियड हमने वहाँ पे पढ़ा था ना कि 1 साल का होता है, जुलाई से शुरू होता है, जून तक जाता है। तो ये आपने ज़रा माइंड में अपने जो है वो एक्टिव रहना है। टैक्स पीरियड जो है वो मींस अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और सच अदर पीरियड, और फाइनेंशियल पीरियड या फाइनेंशियल वो जो हमने ऊपर पढ़ा था वो आपने ज़रा गौर से देखना है। उसके बाद 45 है टैक्सेबल सर्विसेज। टैक्सेबल सर्विसेज ऐसी सर्विसेज जिन पे टैक्स लगता है। शैल हैव द मीनिंग एज गिवन टू इट इन द सेक्शन 3। सेक्शन 3 ये जो आगे हम देख रहे हैं इसके अंदर इसकी सारी मीनिंग जो है वो सारी डिटेल बताई गई है। एंड उसके बाद लास्ट डेफिनेशन है वो है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस शैल हैव द मीनिंग एज गिवन टू इट इन द सेक्शन 7। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज क्या होती हैं ये हम सेक्शन 7 के अंदर उसको एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे।
आई थिंक कि आज के लिए इस पार्ट के लिए इतना काफ़ी है। इस पार्ट के अंदर हमने डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट हम जो है इसके सेक्शंस की तरफ चलेंगे, जो कि थर्ड सेक्शन है, और सो ऑन आगे चलते जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक किया करें। थैंक यू वेरी मच।